नमस्ते साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित VBT अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज का जो अपना टॉपिक है, सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या लिखा? संयोजकता बंध सिद्धांत। अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो संयोजकता का क्या बोलते हैं आप? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो शॉर्ट में क्या हो गया? VBT। तो आज हम संयोजकता बंध सिद्धांत अर्थात किसकी बात करने वाले हैं? VBT। बेटा इस सिद्धांत की सहायता से उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं आपके, उनकी ज्यामिति अर्थात उनकी आकृति और सबसे विशेष बात उनके चुंबकीय गुणों की आसानी से व्याख्या की जा सकती है। अर्थात अगर आप देखे जाए कि संयोजकता बंध सिद्धांत का मुख्यतः जब हम अध्ययन करते हैं तो इसकी सहायता से, संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से हम उपसहसंयोजन यौगिकों की क्या ज्यामिति अर्थात आकृति और उसके चुंबकीय गुणों की आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप का आता है हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन कम पूछा जाता है कि VBT सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखो। प्रश्न आता है कि आपको कोई उपसहसंयोजन कंपाउंड, आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आप क्या बता सकते हो? ज्यामिति या आकृति पूछी जा सकती है। अब ज्यामिति या आकृति हम तब बता पाएंगे जब हमें उसमें संकरण का पता हो। तो अर्थात इस सिद्धांत की सहायता से संकरण को भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। संकरण ज्ञात कर सकते हो तो उसकी आकृति और ज्यामिति आसानी से बता सकते हो, साथ ही उसके चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या हम कर सकते हैं। तो कंपाउंड दिया हुआ मिलेगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते। तो टॉपिक को स्टार्ट करते ही तो नॉर्मल चीज़ थी, हमने स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आगे देखो, तो आज का अपना टॉपिक क्या है? संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से उपसहसंयोजक गुणों की व्याख्या। संयोजकता बंध सिद्धांत, शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं इसको? VBT, संयोजकता बंध सिद्धांत। तो इस सिद्धांत की हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए, इस सिद्धांत की सहायता से उपसहसंयोजन यौगिकों की ज्यामिति अर्थात आकृति और चुंबकीय गुणों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। तो लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत की सहायता से, इस सिद्धांत की सहायता से उपसहसंयोजन यौगिकों की ज्यामितीय अर्थात नॉर्मली हम क्या याद कर सकते हैं? अर्थात आकृति। तो उपसहसंयोजन यौगिकों की ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। नंबर पहला बिंदु, सबसे पहले क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो केंद्रीय धातु होती है, केंद्रीय धातु या परमाणु अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते। तो शॉर्ट में बिंदु लिख रहे हैं कि सर्वप्रथम केंद्रीय धातु अपनी
ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार, अपने ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। दूसरा बिंदु क्या होगा? दूसरे बिंदु में क्या होगा कि जो केंद्रीय धातु थे धनायन बन गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ बंध बनाने के लिए उसको रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, जिसकी संख्या लिगेंड की संख्या के बराबर होती है। तो दूसरे पॉइंट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं हम कि केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ बंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक, रिक्त का मतलब खाली, कि केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ बंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध वाता है, जो उनकी समन्वय संख्या तथा संकरण पर निर्भर करती है। मतलब सीधी सी बात है कि जितने लिगेंड होंगे उतने रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाए जाएंगे। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि लिगेंड इन रिक्त कक्षक में अपना लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देखकर केंद्रीय धातु आयन के साथ कौन सा उपसहसंयोजक बंध बनाता है। लिगेंड इन रिक्त कक्षकों को अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर केंद्रीय धातु आयन के साथ, केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है। अब यहाँ पे एक विशेष बात आपके लिए नोट बता दूँ कि यहाँ संकरण की जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर विशेष देखना कि संकरण में अंदर वाले डिकक्षक भाग लेते हैं या बाहर वाले। जब हम इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब अपनी ये बात क्लियर समझ में आ जाएगी। मैं पॉइंट तो यहाँ लिख देता हूँ। यदि संकरण में n-1 d कक्षक भाग ले तो इन्हें आंतरिक कक्षक संकुल, तो इन्हें आंतरिक कक्षक संकुल, निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल या चक्रण युग्मित संकुल कहते। बड़े ये बात समझाऊंगा अभी कि यदि संकरण में n-1 अर्थात अंदर वाले कक्षक भाग लेते हैं तो उसे आंतरिक कक्षक संकुल, निम्न चक्रण संकुल या चक्रण युग्मित संकुल कहते हैं। लेकिन चक्रण में nd कक्षक, यदि चक्रण में nd कक्षक भाग ले
तो इन्हें बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल कहते हैं। चक्रण मुक्त संकुल कहते हैं। अभी कुछ बिंदु हम और लिखेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए पहले मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर नंबर 9 है, और चैप्टर नंबर 9 में हम उप सहसंयोजन यौगिकों की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसका लेन देन किससे है? उप सहसंयोजन यौगिकों से। और ये सिद्धांत संयोजकता बंध सिद्धांत उप सहसंयोजन यौगिकों की क्या बताता है? ज्यामिति अर्थात आकृति और उसके चुंबकीय गुण की आसानी से व्याख्या कर देता है। अब इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे? पहला बिंदु कि सबसे पहले क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बनाएगा? धनात्मक बनाएगा। उसके बाद इसके बाद जब लिगेंड इसके पास आएगा, लिगेंड इसके पास बंध बनाने के लिए आएगा, तो ये उसको क्या उपलब्ध करवाएगा? रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा, जिसकी संख्या लिगेंडों की संख्या अर्थात समन्वय संख्या या संकरण के बराबर होती है। जिस लिगेंड क्या करेगा? इन रिक्त कक्षकों में अपना क्या दे देगा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिससे कौन से बंध का निर्माण हो जाएगा? उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। अब यहां से समझना है, यदि संकरण में n-1 डी कक्षक भाग लें तो उस संकरण को हम बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। अंदर वाला भाग ले रहा तो आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल या चक्रण युग्मित संकुल कहा जाता है। लेकिन यदि गलत दिया बेटा यहाँ पे, यदि संकरण में एन डी मतलब बाहर वाले कक्षक भाग लें, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाह्य कक्षक संकुल, उच्च चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से और बात करेंगे कि संकरण ये क्या है। उसके बाद ये चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है कब समझ में आएगी? जब हम इनके 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, तब वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर कि अंदर वाला डी कक्षक भाग ले रहा है या बाहर वाला डी कक्षक भाग ले रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब देखो हम आगे बात करें इसमें कि मैं डाल रहा हूँ इसको, और ये चीज़ें मैं अपनी यहाँ आगे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से कि आगे हमें इसके बारे में और क्या बातें याद करनी है। अब देखो यहाँ समझते हैं कि यहाँ से आप एक आइडिया लगाए अपना कि बात करें। मैंने एक चीज़ कही थी कि n-1 डी कक्षक, क्या लिखा है? n-1 डी कक्षक। तो n-1 डी कक्षक और एक हो गया एन डी कक्षक। देखो यहाँ पे समझते हैं, मैंने ये कहा था कि n-1 डी कक्षक अगर संकरण में भाग ले रहा है तो वहाँ संकरण आपका कौन सा होगा वो माइंड में क्लियर कर लेना। उस संकरण को हम बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल कहेंगे उसको, या उसको हम बोल सकते हैं निम्न कक्षक संकुल। तीसरा चक्रण युग्मित संकुल, चक्रण युग्मित संकुल एन डी कक्षक। इसके लिए व्याकरण अगर ये हो तो बाह्य कक्षक संकुल, उच्च कक्षक संकुल या चक्रण मुक्त
संकुल। इतनी सी बात समझ आगे होगी। अब देखो बेटा, संकरण में आप लिखते हो जैसे sp संकरण होता है, sp2 होता है, sp3 होता है। यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, ये सब भाई ये होते हैं। अब देखो एक जगह हम लिखते हैं sp3d या लिखते हैं dsp3। अब देखो इसमें d बाद में आ रहा है तो ये बाह्य कक्षक संकुल है, अगर d पहले आ गया तो आंतरिक कक्षक संकुल हम इनको कहते हैं। अब एक बात हो रही है, आपको यहाँ से कुछ चीज़ें आपको याद क्लियर करनी है कि अगर संकरण sp है तो उसकी आकृति कैसी होगी। देखिए संकरण sp2 हो तो उसकी आकृति कैसी हो जाती है, त्रिकोणीय। संकरण sp3 हो तो उसकी आकृति हम क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय। क्या कहोगे इसको आप, चतुष्फलकीय। लेकिन ध्यान रखना एक संकरण इसमें dsp2 अगर ये कंडीशन हो तो संकरण की आकृति कैसी हो जाती है, वर्गाकार या वर्ग समतलीय बोल देते, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके। कौन सा, वर्ग समतलीय। अब देखो यहाँ पर हम बात करें वर्ग समतलीय, ये यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार कि sp3 हो तो आकृति क्या होगी, चतुष्फलकीय, और dsp2 हो तो वर्ग समतलीय। इसके अलावा अपना जो एक एग्जाम्पल और काम आएगा sp3d2, अगर ये हो तो आकृति अष्टफलकीय, और d2sp3 हो तो आकृति भी सेम यही अष्टफलकीय रहने वाली है। एक इसमें और हो जाता है आपका कि sp3d हो तो इसमें आकृति हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय d पिरामिडी। क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय d पिरामिडी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं जहाँ से आपको काफ़ी चीज़ कंफर्टेबली समझ में आ जानी चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के रूप में CONH3 ठीक, इस कंपाउंड की बात करते हैं। हमें इसकी ज्यामिति बतानी, इसकी ज्यामिति क्या है, उसमें संकरण कौन सा है और उसके चुंबकीय गुण क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर केंद्रीय धातु क्या बता बेटा, यहाँ पे केंद्रीय धातु यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है। जो केंद्रीय धातु कोबाल्ट है, लिगेंड कौन है, NH3। लिगेंड की संख्या कितनी, 6, तो समन्वय संख्या 6 हो गई इसकी। अब देखो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट लिख दिया। अब आपको करना है कि कोबाल्ट का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप सबने पता है कि कोबाल्ट का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो हम कैसे लिखेंगे, आर्गन, आर्गन, फिर आएगा आपका 3D, थ्री डी, 4S, 4P, ये लिख दिया मैंने, 3D, 4S, 4P कर दिया। अब देखो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27। तो आर्गन तक कितने हुए, 18। और आपने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बिल्कुल सीखे होंगे कि 3D से पहले, 3D में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हम किस में भरते हैं, 4S में भरे जाते हैं। तो देखो कोबाल्ट तक हो गए 27, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, तो आर्गन तक हुए 18, 18 2, इस पेन से बदल ज़्यादा समझ में आइएगा, 18 2 20, 21 22 23 24 25 26 27, ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि जो केंद्रीय धातु होती है वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे
इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाती है। अब यहाँ पर इस कोबाल्ट का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीकरणांक। तो देखो यहाँ पे CONH3 6, ऊपर आ गया 3+। जिसका ऑक्सीकरणांक ज्ञात करना होता है उसको हम क्या मानते हैं, X। कितने लिगेंड है, 6। NH3 पे आवेश होता है 0, और इस कंपाउंड पे कुल टोटल आवेश कितना है, +3। तो 0 को 6 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो X बराबर क्या आ गया, +3। तो कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक क्या है, 3 है। अर्थात कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन को कोबाल्ट बाहर निकालेगा तो क्या बन जाएगा आपका, CO3+ Ar। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अब देखो ये 3D और ये 4s। अब बेटा कोबाल्ट 3+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, कोबाल्ट ने 3 का त्याग कर दिया। तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक पहले 27 था, जो 27 का मतलब इसके पास 27 इलेक्ट्रॉन थे। अब 27 में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 24। तो अब 24 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम क्या था, आर्गन तक 18 थे। अब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, तो इधर से आप 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने आपको, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से आपको क्या करने, बाहर निकालने। तब 3 इलेक्ट्रॉन आपने कैसे भरे थे वैसे बाहर निकालने हैं। तो 2 तो यहाँ से बाहर चलाएगा और लास्ट में आपने एक ये भरा था, ऐसे निकाल दो बाहर। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, इसमें 2, यहाँ पर कितने कितने हो जाएंगे, एक की कंडीशन थी। आप कोबाल्ट 3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने थे, 3। तो 2 और 1 यहाँ से निकाल दिया, 3। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो NH3 है वो इसके पास आएगा बंद बनाने के लिए। तो लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। तो इसको 6 खाली कक्षक चाहिए। कितने खाली कक्षक चाहिए, 6। लेकिन इससे पहले एक बात आपको याद रखनी है कि जो NH3 होता है, अमोनिया जो एमीन जो लिखा है NH3 एक प्रबल लिगेंड है। ये प्रबल लिगेंड क्या होते हैं, दुर्बल लिगेंड क्या होते हैं, अगला जो सिद्धांत पढ़ेंगे CFT उसमें इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो हम यह बात करें कि NH3 एक प्रबल लिगेंड है, और प्रबल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पास पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि NH3 एक प्रबल लिगेंड होने के कारण, NH3 एक प्रबल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। अब युग्मन होगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी, देखो यहाँ पे CO3+ Ar। अब देखो युग्मन होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये तभी जाएगा जब लिगेंड क्या है, प्रबल है। इलेक्ट्रॉन को युग्मन तभी पॉसिबल है। तो ये कंडीशन थी आपकी पहले। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ निकल गया। अब देखो इसकी समन्वय संख्या कितनी है कंपाउंड में, 6। तो इसका मतलब हमें 6 रिक्त कक्षक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से आप रिक्त कक्षक लेना स्टार्ट करो तो 2 कक्षक तो आपके यहाँ से आ जाएंगे, 1 यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ से चल जाएंगे। तो कुल कक्षक कितने हो गए, 6। क्योंकि 6 लिगेंड है तो लिगेंड अपना जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देगा, खाली कक्षक में तो ही देगा। तो लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 सामान्य संख्या। तो ये 6 खाली कक्षक हमने यहाँ से लिए। अब देखो 6 कौन कौन से लिए वो देखो गौर से। 2 तो यहाँ से लिए डीके, 1 S का और 3 PK। इसका मतलब आप शॉर्ट में चाहो तो ये समझ सकते हो ये D2sp3 संकरण आया नहीं है। D2sp3 संकरण कहाँ से आया कि ये तो जो DK 2 कक्षक हो गए, 1 S का हो गया और 3 PK, तो D2sp3 संकरण। इसको मैं सर बना भी देते हैं समझाने के लिए। अब जैसे कंपाउंड बनाना है तो क्या हुआ, CONH3 6
3+। तो इस कंडीशन में क्या होगा कुछ समझ जाओ कि कोबाल्ट है तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इन 3 को अलग शो कर दो और ये 6 एक साथ जोड़ दो आप चाहो तो, एक, 2, 3, 4, 5 6 हो गए। अब देखो यहाँ क्या होता है, जो NH3 था, NH3 और NH3, इनके पास लोन पेयर था तो इन्होंने अपना जो लोन पेयर है वो कहाँ दे दिया, इन खाली कक्षक के अंदर। और ये कौन सा बंध बन गया आपका, उपसंयोजक बंध। अब देखो कुल कितने कक्षक भाग लिए और इसको आप चाहो तो इस प्रकार से पूरा रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पर आपका जो संकरण है वो कौन सा हो गया, D2sp3 और इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब देखो बेटा इस सिद्धांत से हमें समझना क्या है, ज्यामितीय आकृति वो कैसे बताएंगे वो देखो, इसकी वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, तो समझने के लिए था ये बना दिया। अब सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन क्या आता है वो एग्जाम में पकड़ते हैं कि सबसे पहले हम बात करें संकरण। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि CONH3 में कौन सा संकरण है, तो आपने संकरण निकाल लिया, कौन सा है, D2sp3। अब देखो संकरण अगर D2sp3 है तो हमें पता चल गया कि इसकी आकृति ज्यामिति क्या हो गई बेटा, इसकी आकृति या ज्यामिति क्या हो गई, अष्टफल की है। अब देखो बेटा विशेष बात हम करते हैं इसकी अष्टफल की आकृति है, तो आकृति अष्टफल की कैसे बनाओगे आप, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6 NH3 और ये आपने अष्टफल की आकृति, तो इसकी आपने यहाँ क्या बना दी, इसकी संरचना क्या बना दिया, संरचना, और पूरे पे कितना है, +3। ठीक है। अब चुंबकीय गुण की बात करें तो चुंबकीय गुण में आपको पता होगा कि कभी भी यदि 2 इलेक्ट्रॉन साथ में हो जाते हैं, एक ही कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन साथ में होते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण में क्या हो जाता है, वो तो हो जाता है अचुंबकीय। अचुंबकीय। लेकिन अगर किसी भी कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात देखो इसको तो हम बोलते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ है, तो ये कंडीशन तो क्या हो गई, युग्मित इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो उसकी चुंबकीय प्रकृति क्या होती है, अचुंबकीय होती है। क्या होती है, चुंबकीय। लेकिन यदि उसके पास क्या हो, अकेला इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय। कैसी होगी, अनुचुंबकीय। अब देख लो इन सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इस कंपाउंड की चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, कैसी होगी, अचुंबकीय। तो CONH3 कैसा होगा, अचुंबकीय होगा। एक चीज और, अगर सब के सब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो वो क्या होता है, रंगहीन होता है। अगर एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड क्या होगा, रंगीन होगा। क्या होगा, रंगीन होगा। तो देखो इनमें ये सब के सब इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्या है, युग्मित है, अर्थात CONH3 अनुचुंबकीय होता है और रंगहीन होता है। अनुचुंबकीय होता है और रंगहीन होता है। तो इसको आप एक इतना सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये चीज़ें काफ़ी काम की है आपकी। इतना सा, फिर बाकी के लिए हम पूरी संख्या देंगे आपको। अब देखो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ से आप ये चीज़ लिख सकते हो, इस कंपाउंड के लिए हम जो बात लिख रहे हैं कि इस कंपाउंड की चुंबकीय प्रकृति कैसी है, तो आप लिख सकते हो अचुंबकीय है। क्या ये, अचुंबकीय। विशेष बात, और यहाँ पर आप चाहो तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान भी ज्ञात कर सकते हो। अब देखो म्यू का मान क्या होगा, 0
म्यू का मान क्या होगा 0, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, म्यू बराबर अंडरूट n+2 होता है, और n का मतलब क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब n का मान कितना है 0, तो पूरे का मान क्या हो गया 0 चुंबकीय आघूर्ण। इसके अलावा ये कंपाउंड कैसा होगा, रंगहीन, क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, तो कंपाउंड कैसा है, रंगहीन। एक विशेष बात, अब आपसे पूछा जाए कि ये आंतरिक कक्षीय संकुल है या बाह्य कक्षीय संकुल है। अब देखो बेटा क्या लिखा है वो समझे यहाँ पे कि 3d4s4p, तो n का मान क्या है 4 है, बाहर वाला कोष कौन सा है 4 है। अब संकरण में कौन सा डी कक्षक भाग लिया है 3d, डी के 2 आए, अर्थात संकरण में n-1d अर्थात 3d वाला कक्षक भाग लिया है, तो अंदर वाला डी कक्षक, सीधी बात है। आप बता 4s4p 4d बाहर आता, तो अगर बाहर वाला डी कक्षक भाग लेता तो बाह्य कक्षक संकुल होता, लेकिन अंदर वाला डी कक्षक भाग ले रहा है, अंदर वाला डी कक्षक भाग ले रहा है, तो ये बात मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, ये आंतरिक कक्षक संकुल हो गया, आंतरिक कक्षक संकुल हो गया। इस आंतरिक कक्षक संकुल को हम निम्न कक्षक संकुल भी कह सकते हैं। अब एक विशेष है, एक आता चक्रण युक्त और एक चक्रण मुक्त। चक्रण इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्मित हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या युग्मित, तो चक्रण युक्त संकुल हो गए ये। इसके लिए आप बोल सकते हो चक्रण युग्मित संकुल। तो क्या लिख सकते हो आप इसके लिए, चक्रण युग्मित संकुल। कौन सा संकुल हो गई, चक्रण युग्मित संकुल। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, ये पूरा समझा दिया, और कल हम इसके 2-3 एग्जाम्पल और अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे ये आपका बिल्कुल जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से आपका टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि हाँ थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसको जितना हम एग्जाम्पल के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजिली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद इसके जो अगले जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे वो कल की क्लास में करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।